अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वीडियो आपको जो नज़र आ रहा है असल में ये हमारे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। एक तरफ हमने चंद्रयान-3 चाँद के ऊपर भेज दिया, हमारे पास में न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की 17 बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, उसके जो सीईओ है वो इंडियंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं तो बड़ी हैरत होंगी आपको, क्योंकि दुनिया के 2-4 मुल्कों का मैंने भी सफ़र किया, मैं भी जाते आते रहता हूं। एक चीज़ जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि हमारी वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट जो होना चाहिए हमारे ताकत के एतबार से, चूँकि हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे, हम अपनी ख़ुद की कारें बनाते हैं, हम अपना ख़ुद का स्टील प्रोड्यूस करते हैं। अब तो हमने अपने ख़ुद के जहाज़ भी बनाना शुरू कर दिए हैं, ट्रेनें हम बना रहे हैं और दुनिया में बेच भी रहे हैं। इसीलिए हमारे जो रेलवे के शेयर्स हैं, इरकॉन, RVNL वग़ैरह, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ताकत में हम किसी से भी कम नहीं है। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे पावरफुल और ताकतवर आर्मी हमारे पास में है। इन सब के बावजूद जब हम दुनिया के मुल्कों का सफ़र करते हैं या वहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो अफ़्रीका के कुछ मुल्कों से भी ज़्यादा हम लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं और वहाँ के एयरपोर्ट्स पे हमारी इंक्वायरियाँ होती है। इमिग्रेशन में हमारे से 2-4 सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो यूरोपियन लोग, जो अंग्रेज़ हमारे मुल्कों में घूमने के लिए आते हैं ना, वो हमारे IT हब, हमारे मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़िस है, गूगल का ऑफ़िस है, वो लोग उसकी तस्वीरें ले जाकर अपने मुल्कों में नहीं बताते हैं कि देखो इंडिया में इतने बड़े बड़े IT हब बन चुके हैं, इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ ऐसी है। बल्कि आज भी उन मुल्कों के अंदर हमारे मुल्कों की ये गुर्बत, ये इफ़लास, ये फाका कशी वाली तस्वीरें, हमारी झोपड़पट्टियाँ। एक बात याद रखो, हम भले अपनी टेक्नोलॉजीज़ वग़ैरह में हमने इतनी तरक्की कर ली हो, लेकिन दुनिया के मुल्कों में आज भी हमको गरीब, आज भी हमको मुफलिस समझा जाता है। उसका एक ही रीज़न है कि दुनिया भर के मुल्कों में इस तरह के वीडियो जो है ना वो वायरल होते हैं, लोग ये वीडियोस देखते हैं। अभी मैं एक मुल्क के अंदर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मेरे साथ में जो है एक इटली का बंदा था और एक फ्रांस का भी एक साथी था। तो कभी कभी हम लोग साथ में लंच के लिए एक साथ में बैठते थे। तो मैं उन लोगों को हमारे मुल्क की तारीफ़ सुनाते रहता था। मैं बोलता था, यस वी हैव very huge IT hub in our country, in many places. Bangalore is our IT hub, Noida is our IT hub, Pune is our IT hub, Hyderabad is our IT hub. Marvel and many Hollywood industries companies, they are working in India. India is very huge. मैं ऐसा, अब अपना मुल्क है, हम तो अपने मुल्क की तारीफ़ ही करते रहेंगे। और वो लोग मेरे चेहरे को देखते रहते थे, या वी नो ताजमहल, वो लोग इस तरह की बातें करते थे। शाहरुख खान, सलमान खान, या वी नो सलमान खान, शाहरुख खान, वो हॉलीवुड, वो इस तरह से बात करते रहते थे। अब अक्सर ऐसा होता था कि मैं, उन लोगों ने कुछ निगेटिव बात की है तो मैं फ़ौरन अपने देश की पॉजिटिव बातें किया करता था। या वी आर प्रोड्यूसिंग एयरप्लेन्स एंड इस तरह से मैं जब बोलता था। अब एक दिन जो है उन लोगों के भी सब्र का पैमाना भर गया। अब उनमें से जो इटली वाला बंदा था, एक दिन उसने बोल ही दिया, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई उसके बाद से मैंने जो है बोलना ही बंद कर दिया उनके सामने। उसने मुझे सिर्फ एक ही जुमला कहा, बोले, या सैयद, यू आर स्पीकिंग अबाउट योर कंट्री, देयर इज़ सो मैनी थिंग्स, बट आई वॉच मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर, या आई नो वेल, यू आर स्पीकिंग नो प्रॉब्लम, बट आई नो वेल, I watch that movie and I know India. They shows in this movie everything about your country, you know. मैं खामोशी हो गया ये जुमला सुनने के बाद में। मैं उसके बाद में मैंने कभी उनको कुछ बोला ही नहीं। मैं सिर्फ सोचने लगा
मैंने कहा कि यार हमारे मुल्क में इस तरह की जो फ़िल्में भी बनाते हैं ये हॉलीवुड वाले आके हमारे झोपड़पट्टियों में, और हमारे इस तरह से जो है गुर्बत के, इफ़लास के हालात, मतलब दुनिया को ये लोग ये दिखाते हैं कि हम इतने गरीब हैं, हमारे यहाँ पे आज भी खाने पीने को नहीं है, लोगों के पास में संडास नहीं है, हगने के लिए उनको आज भी पटरी के ऊपर बैठना पड़ता है, या फिर उनको इस तरह से जो है बाहर जाना पड़ता है मैदानों के अंदर। मतलब एक तरफ तो हम जो है चंद्रयान 3 हमने चांद के ऊपर भेज दिया है, दुनिया वो नहीं देख रही है, दुनिया हमको मुंह पे गिरा रही है। मुझे ख़ुद उसने जब ये बोला ना, मैंने उसके बाद से फिर बोलना ही बंद कर दिया। मैं बोला यार इन लोगों ने पहले से ही स्लम डॉग मिलियनेयर देख के रखी हुई है शायद मूवी। मैंने वो मूवी नहीं देखा हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें हमारे मुल्क की झोपड़पट्टियाँ और उसमें हमारे मुल्क की गुर्बत और इफ़लास, इस तरह से सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हुई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं इतना दुख हुआ मुझे, तो मैं यही सोचने लगा कि ये जो फॉरेनर्स है ना, ये हमारे मुल्क में जब आते हैं ये ताजमहल नहीं देखते हैं, ये लाल किले की जैसी तस्वीरें लेते हैं, वैसे ही हमारे गुर्बत की, इफ़लास की। और मैं यूट्यूब पे देखता भी हूँ, बहुत सारे अंग्रेज़ों के आपको जो है यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे, उसमें मैं आपको नाम के साथ बोलता हूँ। एक है बाल्ड एंड बैंकक्रप्ट, तकरीबन उसके 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, मैं उसके भी वीडियोस देखता हूँ। उसने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं, अभी मैं क्या बोलूँ, वो अंग्रेज़ी में है, सब इंग्लिश में जो है। उसने, वो इंग्लैंड का बंदा है, वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी चलाता था, बैंकक्रप्ट हो गया, तो उसके बाद में उसने अपने चैनल का ही नाम बैंकक्रप्ट रख दिया और घूमते रहता इधर उधर। अब देखो उसने ख़ुद इतना बड़ा कांड करके आया हुआ है इंग्लैंड से, ख़ुद की कंपनी ओपन किया, मिलियनों यूरोज़ जो है उसने या पाउंड्स उसने बैंक से उठाया और सारा जो है हज़म कर दिया, लॉस में आया तो ख़ुद सफ़र पे निकल गया और यूट्यूब चैनल बना दिया अपना। उसके बावजूद वो हमारे देश की बुराई बयान कर रहा है। और कहाँ बयान कर रहा है, उसने एक वीडियो बनाया हुआ है 10 थिंग्स अबाउट इंडिया, इस तरह से उसका एक वीडियो है। और वो वीडियो जो है उसने वाराणसी के अंदर, वो गंगा नदी के अंदर एक शिप के अंदर सफ़र कर रहा है। वो शिप वाले को भी नहीं मालूम है कि मेरे शिप में ये बैठा हुआ, वो भी खुश, गोरा अंग्रेज़, वो भी टकला, मेरे शिप के अंदर बैठ गया, मेरी नाव के अंदर। और वो टकला अंग्रेज़ जो है वो सारी बुराइयाँ, उसने 10 बातें बताया। और वो 10 बातें क्या है, अगर जिसको अंग्रेज़ी समझती है या फिर वो जो है उसके अंदर जो ये आता है ना अंग्रेज़ी के अंदर जो सब टाइटल वगैरह आता है, वो लगा के भी आप उस वीडियो को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो होता ये है मोहतरम दोस्तों कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, अच्छा अब मैं ये जो चीज़ें हैं इसके लिए मैं समाज को ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि मेरी आधी बात हो गई जिसके अंदर हमने ये सारे हालात बताए। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है, मैं समाज को बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि मैं अपने भारतीय समाज को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अगर आप देखोगे ना, तो हमारे जो समाज के लोग हैं वो जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अभी जैसे समाज किसे कहते हैं, जैसे आप गुरुद्वारे की एक मिसाल ले लो, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, आपको 2 वक्त वहाँ पे पेट भर के खाना मिलता है। कभी भी आप जाइए, यानी अगर आप ये नीयत से भी वहाँ पे जा रहे हो कि भाई हमको खाना खाने का है, तो आप किसी भी गुरुद्वारे में खाना खा सकते हो, वहाँ किसी के लिए पाबंदी नहीं है। इसे समाज कहते हैं कि भाई समाज जो है ना एक दूसरे की हेल्प करने में लगा हुआ है। ऐसे ही मैं अभी जो मेरी कंपनी कोरोना से पहले, क्योंकि कोरोना से लेके अभी तक तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ, कोरोना से पहले मेरा रोज़ाना का रास्ता था, पुणे में मैं जिस रास्ते से गुज़रता था, तो एक एरिया है उसको सर्किट हाउस कहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह आके रुकते हैं। वो सर्किट हाउस के सामने से मेरा रास्ता है, और फिर उसके बाद कोरेगांव पार्क का ब्रिज आता है, उसको क्रॉस करके फिर वो ब्रिज के उधर मेरा ऑफिस था, तो मैं उधर जाता था, कल्याणी नगर और या कभी एरोड़ा। तो मैं जो है रोज़ देखता था, रोज़ाना सुबह सुबह के वक्त में जाते हुए, जैसे ही सर्किट हाउस ख़त्म हुआ उसके बाद में एक दरगाह आती है बीच में, रोड के बीचों बीच। बस वो दरगाह के सीधान से जब आप राइट साइड में देखोगे ब्रिज के ऊपर चढ़ने से पहले, मैं देखता था वहाँ पे रोज़ एक गाड़ी आती है, रोज़ एक गाड़ी आती है। और उस गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए लोग होते थे, यानी जो खाना तकसीम करते थे, वो एकदम पॉश,
एकदम उन्होंने टाई वाई बांधा हुआ है और जो है वो फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर है। फीमेल्स भी होती थी, वो भी फुल फॉर्मल के अंदर। और ये लोग वहाँ पे रेलवे स्टेशन और उसके अतराफ़ में जितने भी भूखे लोग हैं और जो कचरा उठाने वाले हैं और ऐसे ही जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को सुबह सुबह वहाँ पे खाना तकसीम करते थे, और वो भी बेहतरीन खाना, यानी ऐसा नहीं है कि नॉमिनल बांट रहे हैं। तो अब देखो, समाज जो है ना वो एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ है कि गुरुद्वारे के अंदर खाना तकसीम हो रहा है, और ऐसे ही जो है समाज जो है एक दूसरे की हेल्प के अंदर, ऐसे ही वो जो संस्था वाले आते थे वो लोग इस तरीके से लोगों में नाश्ता बांट रहे हैं। ऐसे ही पुणे के अंदर ही एक मंदिर है, उसको दगड़ू सेठ हलवाई का गणपति मंदिर कहते हैं। तो मैं उनके बारे में भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रोज़ाना 1100 लोगों को वो लोग खाना बांटते हैं, रोज़ाना 1100 लोगों को सुबह में नाश्ता तकसीम होता है उनके यहाँ पे। और उसके अलावा वो उस संस्था के तहत में लोगों का इलाज भी करते हैं, क्योंकि मेरे ख़ुद एक मुसल्ली ने अपने बीवी के हार्ट का इलाज दगड़ू सेठ हलवाई का गणपति मंदिर का जो संस्था है उसके ताउन से उसने किया हुआ है। ये चीज़ मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसे ही अब हम मुसलमानों की तरफ आते हैं। मुसलमानों की भी 50 तंजीमें हैं, मुसलमानों की भी 50 जमातें हैं जो समाज की मदद करने में लगी हुई है। अब सबसे बड़ी उसकी मिसाल है मदरसे। मदरसा भी जो है ना वो एक समाज की सेवा में लगा हुआ है कि आज मदरसे के अंदर जो समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो भी देश के ही बच्चे हैं। अब मदरसों का अगर आप हिसाब लगाओगे तो कम से कम देश के 1 करोड़ से 2 करोड़ बच्चे मैं समझता हूँ मदरसों में पढ़ते हैं। अब 2-5 करोड़ बच्चे भी अगर मदरसों में पढ़ रहे हैं तो ये सारे समाज के लोग हैं। जो मदरसा चलाने वाले हैं वो भी समाज के लोग हैं, और समाज के बच्चों को जो है वो शिक्षा भी दे रहे हैं, वो 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। इसी तरह से वृद्धा आश्रम हैं, आपको 50 मिलेंगे जो लोग चला रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। इसे सामाजिक काम कहते हैं। तो हमारे देश में जो समाज है ना वो जागरूक है, इसलिए हमारे देश में समाज के जो लोग हैं मैं इनकी तारीफ़ करूँगा। किसी भी समाज के आप रहो, चाहे आप गुरुद्वारे से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप किसी मंदिर से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे मैंने अभी मिसाल दिया दगड़ू सेठ हलवाई, और इसी तरह से जैसे शिरडी में साईं बाबा जो मंदिर है वहाँ पे भी बहुत बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है, उनका भी अपना हॉस्पिटल चलता है। ऐसे ही मैंने अभी जो मुसलमानों की भी मिसाल दिया कि माशाल्लाह मुसलमानों की भी 50 तंजीमें हैं, 50 जमातें हैं। कई मुसलमानों के भी अपने हॉस्पिटल से दवाखाने भी मुसलमानों के हैं माशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं भी कभी कभी आप लोगों को जिक्र करता हूं कि फ्यूचर में हम भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर समाज के लिए खोलने वाले हैं, जहां पे समाज के लोगों को एक आसानी के साथ में 10-20 रुपये के अंदर जो है वो अपने सारे ब्लड चेकअप करा सके, और 10-20 रुपये के अंदर उनका एक्सरे हो जाए, और 100-50 रुपये में जो है उनकी सोनोग्राफी, और 500-100 रुपये में उनका MRI हो जाए। हम लगे हुए हैं उस काम के अंदर भी। तो हम क्यों कर रहे हैं? समाज के लिए ही। और एक काम, जैसे अब बुज़ुर्ग उलामा वगैरह को हम पेंशन देते हैं, ये भी समाज का ही काम है, ये हम समाज की सेवा करने के अंदर लगे हुए हैं। तो देखो, समाज में जो लोग हैं ना, मुझे उनसे शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तारीफ़ करूँगा कि वाकई में भी काबिल तारीफ़ है समाज के लोग, चाहे किसी भी समाज के हो। तुमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से अदा कर दी है, तो फिर ये गरीबी, ये इफ़लास, ये गुर्बत के लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो मैं समझता हूँ ये गुर्बत, ये इफ़लास और मुल्क के अभी भी ये जो हालात है, 75 साल हमको आज़ादी मिल के हो चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जो गोरे अंग्रेज़ है उनसे तो हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन जो काले अंग्रेज़ है वो आज भी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं किसी का फ़ॉल्ट समझता हूँ ना, तो वह है सिस्टम का फ़ॉल्ट। गवर्नमेंट की तरफ से अनाज गरीबों के लिए जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से तरह तरह की स्कीमें हैं, संजय गांधी निराधार योजना है, और गुर्बत गरीबी निर्मूलन योजना है, और ये योजना है, और वो योजना है, और इसी तरह से आपके लिए रोज़गार की योजना है। कितनी 50 योजनाएं हैं। तो वो योजनाओं का फ़ायदा हमको रोड रास्तों पे नज़र क्यों नहीं आता है? ये गुर्बत ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? झोपड़पट्टियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं? उनकी जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे सिंगापुर के अंदर हमारे से बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ थी, और हमारे आज़ादी मिलने के 30 साल के बाद में उनको आज़ादी मिली है।
हमारे से बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ थी वहाँ पर। उसके बावजूद आज वो सिंगापुर में आपको कहीं झोपड़पट्टी नज़र नहीं आएगी। साउथ कोरिया के अंदर मैं जाता हूँ, वहाँ पे बहुत से बुढ़े अभी भी जो है, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जो है ना, उनके दादा नाना, कभी ऐसे बुढ़ों से भी मुलाकात होती है। अभी थोड़े दिनों पहले भी जो मैं गया था, तो मैंने एक ऐसे आर्मी कर्नल के साथ में जो रिटायर्ड है, उनके साथ में मैंने अपनी फ़ोटो लिया था, चैनल पे भी डाला था कि देखो ये किम जोंग उनके जो दादा थे, किम इल संग, उनके साथ में इन्होंने जंग लड़ी हुई है। ये जो पुराने बुड्ढे हैं वो लोग बताते हैं कि साउथ कोरिया के अंदर पहले खच्चरों पे लोग चलते थे, वहाँ पे भी गुर्बत थी, वहाँ पे भी इफलास था, वहाँ पे भी झोपड़पट्टियाँ थे। तो चाहे सिंगापुर की मिसाल ले लो, चाहे साउथ कोरिया की मिसाल ले लो, चाहे आप चाइना की मिसाल ले लो। अब देखो, मैं आपको बोलूँ आप हैरत करोगे, क्योंकि अब ये हमारे आँखों के सामने की चीज़ है जो मैं चाइना की मिसाल आपको देने जा रहा हूँ। 1990 की जो दिहाई थी, उसमें चाइना से हम 2 कदम आगे थे, क्योंकि हमारे मुल्क से राइस जो है, यानी जो चावल है, वो चाइना को एक्सपोर्ट होता था, तब जाके चाइना के लोग खाते थे। और हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चाइना को पहुँचती है। आपको पता है, आपने देखे होंगे बहुत से वीडियोस, ये चाइना के लोग कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, मेंढक खा जाते हैं। ये लोग शौक़ से नहीं खाते हैं, ये लोग भूखमरी से अपनी जान बचाने के लिए, इनके जो बाप दादा थे ना, चाइना में भी 1965 के ज़माने में ऐसा कहत आया हुआ है, आप कभी मैं क्या बोलूँ आपको, वो कहत की वजह से 5 करोड़ लोग मरे हुए हैं चाइना के। वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक, मेरे ख्याल से मेरा वीडियो है उसके ऊपर, जो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था, वो एक अलग कहानी है वो कहत आने की भी। आप देखोगे 5 करोड़ लोग, आप मुझे बताइए, ये 5 करोड़ लोग जो है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने लोग चाइना के अंदर सिर्फ खाना नहीं होने की वजह से, गुर्बत और इफलास। तो वहाँ के लोगों ने फिर ये कीड़े मकोड़े, चूहे, मेंढक जो हाथ में आ रहा है वो खाना शुरू किए। तो अब जो है उनके वहाँ वो ट्रेडिशन बन गया, अब लोग उसको अब शौक़ से खाने लग गए, समझो। अभी तक वो चीज़ बाकी रह गई उनके अंदर। वो चाइना का आप हाल देखो, हमारे देश से वो पीछे चाइना था, और उस चाइना में गुर्बत और इफलास के ये हालात थे। और 1990 तक, 90 और 2000 से पहले तक, यानी चाइना को जिस इंसान ने बदला है, जिस इंसान ने, वो है शी जिनपिंग, जो चाइना के अभी के जो प्रेसिडेंट हैं। इस इंसान ने चाइना को चेंज कर दिया। अब आप सोचिए चाइना कितना बदल गया, कितना चेंज हो गया। आप इस पे से अंदाज़ा लगाइए कि 2000 से पहले जो चाइना का युआन है, या जो RMB है चाइना का, वो हमारे से कम रेट में हुआ करता था। आज वो हमारे से तकरीबन मैं समझता हूँ 12-13 रुपये का होगा। अच्छा, अब आपको हैरत होगी, मैं जब चाइना गया था उस वक्त वो सिर्फ 6 रुपये का था। यानी आप सोचिए ना, 6 रुपये का था, वो भी आज से एक 5-6 साल पहले की बात है। उस वक्त में 6 रुपये का वो हुआ करता था। और अगर आज आप देखोगे तो वही उनका RMB जो है वो 12-13 रुपये का हो चुका है। यानी उस वक्त से अभी तक में डबल हो गया वो प्राइस के अंदर। और 2000 के अंदर तो वो हमारे बराबरी में थे। अब आप देखो तो हमारे से जो है अगर उसका प्राइस 12 गुना बढ़ गया है तो उसका रीज़न क्या है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि चाहे चाइना हो, साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, ये जितने भी मुल्क हैं ना, इनकी किस्मत को जो बदला है वहाँ की सियासत ने। उनको ऐसे हुक्मरान मिल गए, ऐसे हुकूमत करने वाले मिल गए वहाँ पे कि उन लोगों ने अपने मुल्क को बदला। ली कियांग इस तरह से उनका नाम था, सिंगापुर के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, और वो आखिरी सांस तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा निज़ाम बनाए, आज पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो बैंक है, पूरी दुनिया के सारे बड़े बड़े बैंकों का हेडक्वार्टर आज सिंगापुर है। आप सोचिए, सिर्फ उन्होंने 30 से 40 साल में उस मुल्क की ऐसी काया पलट दी है। आज उस सिंगापुर के अंदर अगर आप जाओगे तो दुनिया का सबसे पॉश, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट है आज दुनिया का 1 नंबर पासपोर्ट, जाइए आप गूगल पे डालकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट आज सिंगापुर का है, और दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया का है। ये वो मुल्क है जो खच्चरों का इस्तेमाल करते थे। किसने बदला इनको? इनके ऊपर हुकूमत, यानी सिस्टम ने बदला इनको।
सिस्टम ने ऐसा निज़ाम बनाया। वो ली क्युआंग के बारे में मैंने पढ़ा था कि उस इंसान के पास ख़ुद की कार भी नहीं थी। अच्छा, शी जिनपिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आज चाइना के अंदर जो है इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की कार कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन शी जिनपिंग के पास भी ख़ुद की कार नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने क्या किए, ऐसा सिस्टम बनाए, सिस्टम ऐसा निज़ाम बनाए, अपने मुल्क को करप्शन से खाली किए। हमारे देश में ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश का सिस्टम इतना करप्ट है, इतना करप्ट है। गरीबों के लिए आने वाला अनाज हमारे यहाँ पे 2 नंबर में बिक रहा है। गरीबों को वो अनाज ही नहीं मिल रहा है। एक गरीब जो है अनाज लेने के लिए जाता है तो उसको उसके लिए आधार कार्ड, और आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से उसका वो चाहिए, कनेक्टेड चाहिए, और आधार के अंदर मोबाइल नंबर भी चाहिए। वो सारी चीज़ें, एक गरीब को क्या लेना देना है पैन कार्ड से? एक गरीब को क्या लेना देना है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से? वो गरीब को कुछ मालूम ही नहीं है। वो बेचारी कोयली देवी थी झारखंड की, उसका बेटा जो है भात 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 करके मर गया वो, लेकिन राशन की दुकान वाले ने उसको वो अनाज नहीं दिया जो 2 रुपये किलो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे गली में आ रहा है। उसको 2 रुपये किलो का अनाज नहीं मिला, उसका बेटा जो है वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गया। तो हमारे देश का जो करप्ट सिस्टम है, करप्ट सिस्टम, आप देखेंगे हर जगह पे आपको करप्शन मिलेगा। उसी करप्शन से, मैंने जो कहा ना कि गोरे अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेज़ आज भी हमको नोच रहे हैं। आपको मालूम है अमेरिका के जो सदर थे बराक ओबामा, आजकल वो क्या कर रहे हैं? आप हैरत करोगे। एक कंपनी के अंदर वो अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, नहीं तो सर्च करो आप गूगल में, आपको मिल जाएगा। उनकी बीवी मिशेल ओबामा वो क्या कर रही है? वो एक रेस्टोरेंट के अंदर शेफ़ का काम, खाना वगैरह बनाने का काम करती है। और हमारे देश में अगर कोई आदमी सरपंच बन जाए ना, तो उसकी जो 3 पुश्तें हैं वो बैठ के खाना खाती है। 3 पुश्तें। अब 3 पुश्तों को कमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद हमारे देश के ऐसे कई लीडरों को जानता हूँ। नगर सेवक बनने से पहले, ग्राम पंचायत का मेंबर बनने से पहले, सरपंच बनने से पहले, आमदार बनने से पहले उनके पास में पंचर साइकिल हुआ करती थी, पंचर। आज उनके पास खुद के प्राइवेट जेट है, आज उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं। कहाँ से आई भाई ये सब? ये सब हमारे करप्ट सिस्टम की वजह से आई उनके पास में। जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम, वो इतना करप्ट है, इतना करप्ट। हमारे गली मोहल्लों के अंदर आज भी आप देखो, थोड़े दिनों पहले मेरे को एक बिल्डर साहब मिले, और मैं गांव के सफ़र पे था एक दूसरे शहर के। बोले मुफ्ती साहब, हमने फ़लानी जगह पे प्लॉटिंग निकाले, आप 4 प्लॉट ले लो बोले यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये एरिया जो है कितने सालों पहले डेवलप हुआ है? बोले अभी ये 6 महीने पहले से जो है यहाँ पे हमने लोगों को घर के लिए प्लॉट देना शुरू किए। नहीं, मैं बोला यहाँ रोड रास्ते वगैरह कुछ है? नहीं नहीं, हो जाएंगे बोले वो। तो एक साहब जो है ना, वो सामने उनका दरवाज़ा खुला हुआ था और वो खड़े रह के हमारी बातें सुन रहे थे। वो फ़ौरन आगे आए। उन्होंने बोले आप कहाँ के हैं? मैं बोला कि बोलो ना, क्यों, क्या काम है आपको? नहीं नहीं, बोले ये इनके बहकावे में मत आओ। बोले ये बस्ती को बस के आज 10 साल हो चुके हैं, मेरा घर 10 साल पुराना है, ये तुमको फंसाएंगे, तुम नए आदमी दिख रहे किधर के आए हुए, तुमको 4 प्लॉट चिपका देंगे और ये एरिया कुछ डेवलप होने वाला नहीं। देखो ये गटर देखो बोले मेरे घर के सामने, ये डुक्कर जो झगड़े कर रहे ना, ये सूअर जो झगड़े कर रहे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बोले जनाब आप ज़रा सूरत शक्ल से मुझे थोड़े नेक आदमी लग रहे हैं, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ बोले कि ये एरिया में ये जो रोड है ना, ये 3 मरतबा कंप्यूटर के अंदर बन चुका है, इस रोड का सेंक्शन हो चुका है, जो पेमेंट वगैरह होता है, लेकिन सब करप्ट है। बोले एरिया का नगर सेवक करप्ट, एरिया का जो इंजीनियर होता है वो करप्ट, PWD के अधिकारी करप्ट, और ये सारे लोग जो है ये करप्ट लोग हैं। ये इन लोगों ने क्या किए, कंप्यूटर के अंदर जो है ना सब सेंक्शन कर दिए, इसके पैसे भी आ गए, सब ने मिल के खा गए, गुत्तेदार ने भी, और जो इंजीनियर साहब वो सेंक्शन करते हैं उन्होंने भी सब खा गए। बोले 3 मरतबा बोले इसके पैसे आ चुके हैं, और यहाँ पे इन लोगों ने जो है ना मुरुम तक डाले नहीं। बोले मुरुम यानी पत्थर जो होते हैं वो तक इन्होंने यहाँ पे नहीं डाले। मुझे आप बताइए ना, एक ऐसा मुल्क, अच्छा मैं आपको अब रोड की बात करता हूँ, मैं मलेशिया जाता हूँ,
इसी तरह से मैंने और भी मुल्कों के अंदर देखा हूँ, जैसे बैंकॉक में भी अगर आप देखोगे, मलेशिया कोलालमपुर में भी अगर आप देखोगे ना, वहाँ रोज़ाना बारिश होती है। ये मेरा तजुर्बा है। मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 15 दिन था कोलालमपुर में, रोज़ बारिश होती थी वहाँ पे, रोज़ बारिश होती थी। ऐसा एक दिन भी नहीं है जिस दिन वहाँ, और बारिश का टाइम भी फिक्स था वहाँ पे, असर के बाद से लेके इशा के दरमियान में कभी भी होती थी वो बारिश। अच्छा, वो बारिश ऐसी होती थी वहाँ पे, ऐसा लगता था जैसे आसमान से जो है ना वो नल के झरने बह रहे हैं, इतनी ख़तरनाक बारिश होती थी। तो मुझे लगता था, मैं बोलता था हे अल्लाह, अब ये बारिश से पता नहीं रोडों के ऊपर कितना पानी जम जाएगा और कब ख़त्म होगा, और मैं कहीं खाना वगैरह खाने के लिए गया हुआ हूँ तो अब मैं वापस पहुँचता हूँ या नहीं पहुँचता हूँ। लेकिन मोहतरम दोस्तों, आप हैरत करोगे, हैरत, यानी मैं खुद सोचने पे मजबूर हो जाता था। जैसे ही बारिश रुकी, लोग वहाँ पे अपने अपने काम में लग जाते थे, चलने वाले, गाड़ी वाले, कार वाले, और 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारे रोड आपको ऐसे नज़र आते थे जैसे कि वो पूरा पानी जो है उसका सूख गया, और 15 मिनट के बाद आपको ऐसा लगता ही नहीं था कि वहाँ पे बारिश हुई। पता नहीं वो पानी किधर चले जाता था। अच्छा, वो रोड भी जो है ना वो सीमेंट के रोड नहीं है वहाँ पे भी डांबर के ही रोड है। उसके बावजूद वो रोड फूटते क्यों नहीं थे, वो रोड बहते क्यों नहीं थे? मैंने ऐसा झुक के वो रोडों को दबा दबा के चेक किया मेरे अंगूठे से। मैं बोला यार ये क्या मटेरियल है, साला रोज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, ये इसका एक कंकर भी क्यों नहीं उखाड़ता होगा, ये क्या मिलाते होंगे इसके अंदर? मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मैं सोचता था हमारे अपने मुल्क के अंदर भी रोड रास्ते होते हैं, एक बारिश आई कि रोड खलास की, एक ही निगाह के बस खाक हो गए। वो जो मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है कि करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला, और की एक ही निगाह के बस खाक हो गए। एक ही बारिश आई कि खलास पूरा रोड ख़त्म हो गया। वो हमारे यहाँ पे ये हाल होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो क्या मटेरियल डालते हैं और हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों। तो मेरा ये जो वीडियो है इस बनाने का मकसद ही ये है कि असल में इसके लिए अब हम ज़िम्मेदार हैं। हम क्या करते हैं इलेक्शन के अंदर, जब अब क्योंकि कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं, हम क्या करते हैं, किसको वोट देते हैं? दादा को, भाई को, गुंडे को, मवाली को, टपोरी को, छपरी को, ऐसे को वोट दे के हम लोग नगर सेवक बनाते हैं। बहुत सारों के ज़ाहिरी वज़ाक़ता को हम लोग देख लेते हैं, अरे माशाल्लाह ये तो टोपी वाले साहब है और ये तो दाढ़ी वाले साहब है, ये तो बहुत अल्लाह वाले होंगे, बहुत डरेंगे ये अल्लाह ताला से। लेकिन याद रखना उसकी टोपी और दाढ़ी जो है ना वो जाला है, वो ट्रैप है तुमको अपने ट्रैप में लेने के लिए। एक बात याद रखना ये चीज़ मेरी, आप ऐसे आदमी को वोट दो, मैं हमेशा बोलता हूँ एक ऐसे आदमी को आप वोट दो, एक ईमानदार लीडर होना चाहिए, उसकी पार्टी मत देखो। और मैंने भी अभी ये तय कर लिया हूँ, आने वाले किसी भी इलेक्शन में मैं किसी की पार्टी नहीं देखूँगा, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये एमआईएम का है, ये जनता दल का है, या ये जो है समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्शन में वोट ऐसे लीडर को देना है जो आपके लिए काम कर सके, जिसमें ईमानदारी हो। अब मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है ये थाईलैंड वगैरह के अंदर रिश्वत नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं वो लोग। यहाँ के भी ऑफिसर वगैरह करप्ट है, लेकिन उनके करप्शन का तरीक़ा अलग है। वो किससे रिश्वत लेते हैं? वो लोग लेते हैं, आप एयरपोर्ट पे चले गए वीज़ा के लिए, अब उनके वीज़ा की फ़ीस 2000 है ना, वो आपसे 2500 लेते हैं। अब आपने उनको बोले भाई इस पे तो 2000 लिखा हुआ है, वो बोलते हैं हाँ 500 रुपये हमारा कमीशन है। अब आपने बोले मैं इसको फ़ोन करूँगा, जा जिसको फ़ोन करने का है कर, चल निकल बोले यहाँ से। इस तरह से वो जो है ना, किसी ने भी उनको अगर ये कहा तो फ़ौरन वो वहाँ से हटा देते। वो 500 रुपये ये हमारा हक़ है बोलते, वो ये बोल के वो लोग लेते हैं। वो उनको, और जो उनके मुल्क में काम चल रहे हैं ना, वो पूरे ईमानदारी से काम करते हैं। वो लोग रोड कैसा बनाना है, ब्रिज कैसा बनाना है, ये सारे जो वहाँ पे काम चलते हैं। इसीलिए चाइना में करप्शन इतना बड़ा जुर्म है। अभी शी जिनपिंग के ज़माने में 2004 की बात है, एक वहाँ के मिनिस्टर की मौत हो गई, उसको शाही एजाज़ के साथ में दफन किए, और कुछ दिनों के बाद में पता चला कि वो मिनिस्टर करप्ट था, उसने गवर्नमेंट के फलाने काम के अंदर इतना कमीशन खाया था। आप हैरत करोगे, यही वो शी जिनपिंग है जिनके ज़माने में उसकी कब्र खोद के
उसकी मय्यत को बाहर निकाला गया और उसको फांसी के फंदे पे लटकाया गया। उसी लीडर को उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदादें वगैरह गवर्नमेंट ने ज़ब्त कर ली। तो जो मुल्कों में करप्शन के ख़िलाफ़ में इस तरह के कायदे कानून होते हैं और जिस मुल्क के लोग जागरूक होते हैं ना, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं। और हमारा हाल ये है, एक प्लेट बिरयानी में हम अपना वोट बेच देते हैं, 1000 रुपये में हम अपना वोट बेच देते हैं। हम अपना ज़ात देख के, बिरादरी देख के और समाज देख के हम लीडर नहीं देखते हैं ये कैसा है। हम उसकी ज़ात देखते हैं, उसकी बिरादरी देखते हैं, उसका समाज देखते हैं, उसका धर्म देखते हैं। इसीलिए लोग हमको जो है ना इस तरह से फिर ये ऐसे जो काले अंग्रेज़ है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।